पिछली क्लास में हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था आपके सामने शायद, जिसमें दिखाया था कि डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, बिजनेस खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, ऐसा करके दिखाया था ना। आज हम लोग लेके चलेंगे उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट। और मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि एप्लीकेशन पर क्या होता है, अलॉटमेंट पे क्या होता है, फर्स्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पर डिस्काउंट वाला हिस्सा आपको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना पड़ता है। क्या हमने ऐसा क्वेश्चन लिया था कोई? वंडरफुल, वी लिया, वी हैव टेकन। मैंने आपको कॉल्ड अप और पेड अप का डिफरेंस भी बताया था डिस्काउंट के केस में, है ना। कॉल्ड अप का मतलब होता है विदाउट एडजस्टिंग, विदाउट डिडक्टिंग डिस्काउंट। पेड अप का मतलब होता है आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट, है ना। हमने बाइफिकेशन को करना सीखा था। दैट पार्ट इज डन। अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसकी पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, उसमें से कौन कौन सी एलिमिनेट करनी है, किस किस को हमें लेके चलना है। देर आर टोटल 6 केसेस। 6 में से 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, थोड़ा और कम इंपॉर्टेंट। तो आई ड्रॉ फ्लो चार्ट हियर, और उसके साथ साथ आपको बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए, ये हम लिख रहे हैं डिबेंचर ₹100 का, डिबेंचर 100 रुपए का है, ठीक है। यहां लिख रहा हूं मैं इसको क्या, इशूड एट, इशूड एट, कैसे इशू किया जरा देखिए, इशूड एट, इशूड एट, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, ऐसे करके। तो देखें, पार का मतलब है कि 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, प्रीमियम का मतलब है 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इशू किया, डिस्काउंट का मतलब है 100 रुपए का डिबेंचर कितने में, 90 में इशू किया। इस तरह से हमारी कहानी चल रही है। अब एक बात बताइए मुझे, डिबेंचर जब इशू होते हैं तब तो हमें क्या करना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी वैल्यू है वो। लेकिन क्या इशू के टाइम पे हमें ये नहीं पता चलता कि हमें उसकी पेमेंट कितनी करनी है? भाई, आप अपने फ्रेंड से कभी बोलते हैं कि यार थोड़ा सा उधारी उधारी दे दे, जाना है कहीं पर। दोस्त लोग कहते हैं ले तो जा रहा है, लेकिन ये बता वापस कब करेगा। पहली चीज तो यही बोलते हैं, वापस करेंगे। भाई कहता है ब्रो, तेरी कसम है, कल ही वापस कर दूंगा, और वो कल कभी आता नहीं है, वो कल कभी नहीं आता। हमारे दोस्तों ने हमारे वापस नहीं करे, हमने अपने दोस्तों के वापस नहीं करे। कब? कॉलेज लाइफ तक। वंस वी आर प्रोफेशनल, वंस वी स्टार्टेड अर्निंग, तो दोस्तों की फाइनेंशियल मदद होती भी है, लेकिन दे आर वेरी जेन्युइन, दे आर वेरी डिसिप्लिन इन दैट मैटर। पैसा लिया, लेकिन ये है कि अगर 1 महीने बोला तो 1 महीना क्या मतलब 25 दिन में वापस कर दिया, इस तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन जब तक कॉलेज वाले होते हैं, होता है काफी कुछ। जब हम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करते थे, हमने, अरे यार ये तो रिकॉर्डिंग में जा रहा है, हाँ चल जाने दो, कोई बात नहीं। हमने क्या करा, कभी भी किसी प्राइवेट बस में कोई टिकट नहीं खरीदा था, स्टाफ चलाते थे। नहीं खरीदा टिकट, गुंडागर्दी, कभी नहीं चलाया कभी टिकट। गवर्नमेंट बसों में चढ़ते नहीं थे, प्राइवेट बसें दिल्ली में बहुत चलती हैं। नेवर परचेज अ टिकट, कभी टिकट खरीदा ही नहीं। 12th के बाद से टिकट ही नहीं खरीदा कभी। लेकिन जब नौकरी लग गई, हमेशा प्राइवेट गाड़ी, कैसी भी गाड़ी, हमेशा टिकट लेके सवारी करी। स्टूडेंट की लाइफ में बहुत खर्चे परेशानी होती है, तुम्हारी तरह थोड़ी आज स्टार्टअप का जमाना है। आप कुछ भी कर लो, नए वेंचर में हाथ डालो, आपका खर्चा वर्चा सब निकल जाता था। उस समय बड़ी परेशानी होती थी। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी कॉलेज की फीस निकालते थे। लेकिन ये कि ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट बस वालों की दुआ से, और जिसने टिकट मांग लिया, बस उसकी बस की फिर हालत खराब हो जाती थी। फिर उस रूट का बंदा कभी टिकट नहीं मांगता था। टेरिटरीज होती हैं, देश बंधु वालों की कालकाजी में चलती है, दयाल सिंह वाले उनकी लोधी कॉलोनी में, लोधी कॉलोनी के वाले रूट की जितनी बसें हैं, उसमें दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट से कोई टिकट नहीं ले सकता। ये बोलना पड़ता था, स्टाफ है किसका, दयाल सिंह का। तो हम लोग देश बंधु की तरफ जाते थे। अच्छा सुनो, और ये आपका ऑरा होता था कि कोई समझे कि आप स्टूडेंट है या नहीं है। मतलब अगर किसी लड़के ने बोल दिया स्टाफ है, तो कंडक्टर पहले देखता था, है अच्छा होगा यार। वरना आई कार्ड भी मांग लेते थे, कई बार आई कार्ड मांग लेते थे, तो आई कार्ड दिखा देते थे। अब कंडक्टर को समझ में नहीं आता था कि दयाल सिंह लिखा है, देशबंधु लिखा है। कॉलेज लिखा हुआ समझ में आता था। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम तैयारी करते थे। एस एन दास गुप्ता कॉलेज है करोल बाग में, इट इज पायनियर इंस्टीट्यूट टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड बैंक पीओ। अब कॉलेज उस समय पास कर चुके थे, उसका कार्ड था। तो बस में बोला स्टाफ है कॉलेज का, उसने देखा, अच्छा एस एन दास गुप्ता को होगा कोई ना कोई तो रख लिया, उसका भी स्टाफ चलाया। नौकरी नहीं लगी थी तब। तुम नहीं करना ऐसा भाई, अब जमाना बदल चुका है, पता चला कंडक्टर तुम्हें धो डाले अच्छे से। और तुम लोगों में वो स्ट्रगल और वो अ, जज्बा तुम्हारे दोस्तों में नहीं कि वो तुम्हें बचाने के लिए आ सके। हमारा तो एक दोस्त पिटता था, तो पूरी फौज जाती थी, और रोए रोए से बदला लेके आते थे। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे ऐसा। एक आप लोग
उतने ज्यादा अच्छे तरीके से अपने शरीर को मेंटेन करके नहीं रखते हैं जितने अच्छे तरीके से हमारी जनरेशन के लोग रखते थे कॉलेज में। हाँ, हेल्थ से दौड़ना। तुमसे अगर अगर मान लो कई बार कंडक्टर क्या करते थे, किसी को, यार इसको बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। वो तो थी पुरानी चीजें, ये सब बकवास है, इसको डिवेंचर से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, हमने बोला था दोस्तों से जब हम पैसा उधार लेते हैं तो हम उससे पहले ही पूछते हैं भाई वापस कब करेगा। तो तुम्हें क्या लगता है एक बैंक, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिफोर ग्रांटिंग यू लोन, दे विल नॉट टॉक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू रिपे इट, डेफिनेटली दे विल टेल। तो इसीलिए डिबेंचर के साथ रिपेमेंट यानी कि रिडम्पशन की कंडीशन भी अटैच्ड होती है। तो जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चंस करे थे वो विदाउट रिडम्पशन की कंडीशन, रिपेमेंट की कंडीशन के साथ चला था। अब क्या है, हम किस कंडीशन से चल रहे हैं, विद रिडम्पशन की। तो यहाँ ये रिडीमेबल, इसके बाद मैं लिख रहा हूं क्या, रिडीमेबल, रिडीमेबल एट, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, नहीं ये कुछ और चीज है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ऐसा करके चल रहे थे हम लोग। तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, इसका रिडम्पशन ₹100 में हुआ, इसका रिडम्पशन ₹120 में हुआ, इसका रिडम्पशन ₹90 में हुआ। ये कहानी है, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, उसका रिडम्पशन एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट में हुआ। ये रिडीमेबल एट, इसका रिडम्पशन एट पार, एट पार पे रिडम्पशन यानी कि ₹100 में, इसका रिडम्पशन एट प्रीमियम, प्रीमियम यानी कि ₹130 कर रहा हूं इसको, और डिस्काउंट पे ₹90 कर दिया, ऐसा करके लिखा हम लोगों ने, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। और इस तरह से रिडीमेबल, कैसे रिडीमेबल, पार पे ₹100, प्रीमियम पे ₹120 और डिस्काउंट पे ₹90, ऐसा करके करा हम लोगों ने। तो देर आर टोटल 9 पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास हैं, 9 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है, इन्हीं 9 पॉसिबिलिटी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इशू कर दिया किस पर, डिबेंचर को, आपने 100 रुपए का डिबेंचर पार पे इशू किया, उसके रिडम्पशन की 3 पॉसिबिलिटी, या तो मैं 100 रुपए के बदले में 100 रुपए दूंगा, या 100 रुपए के बदले में 120 दूंगा, या 100 रुपए के बदले में 90 दूंगा। 100 का डिबेंचर 120 में इशू किया प्रीमियम पे, रिडम्पशन में गया तो उसके मैं 100 दूंगा, या 120-30 दूंगा, या डिस्काउंट पे वापस दूंगा पैसा। और ऐसे ही अगला वाला पार्ट क्या है कि अगर, हाँ वो मैंने कर दिया था कि डिफरेंशिएट हो सके, 110 भी कर सकता था, 105 भी कर सकता था, 150 भी कर सकता था। भाई इशू रिडम्पशन है भैया, पैसा वापस करना है। तुम मेरे दोस्त हो ठीक है, मैंने तुमसे मुसीबत के टाइम पे 1 लाख रुपए लिया, अब मैंने जब पैसा वापस करना है, मैं कहता हूँ यार तेरा बड़ा एहसानमंद हूँ, ये ले 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए रख ले। अब तुम जरूरत में थे, हो तो सकता है, हाँ 50,000 का प्रीमियम हो गया ना, हाँ ये पॉसिबल है ना। और ऐसा क्या करते हैं मनी लेंडर, क्या करते हैं, आपको जरूरत थी पैसे की, आपने 100 रुपए लिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपको 100 रुपीज देके आप पे 120 रुपीज का आप पे साइन करवा लेते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं सारी की सारी, ये वाली, विल गो विद दिस पॉसिबिलिटीज। ठीक है, चलें आगे, कैन वी प्रोसीड फर्दर। तो देखिए, अब हम एक एक पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी चलती है, कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं चलती, उसको एलिमिनेट करके देखेंगे। और सबसे पहले सोचेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम लोग, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तब हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं। देखिए, आइए पहली पॉसिबिलिटी को लेके चलते, ओके, आइए देखें, वाटर इज ऑल्सो देयर, रखा है उधर देखो। थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, विच केस इज फीजिबल। आइए पहला केस लेके चलते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू किया, 3 साल बाद हमने कहा सामने वाले को कि भाई तुझे हम क्या करेंगे, 100 रुपए वापस करेंगे। क्या बंदा लेगा, नहीं लेगा।
कहेगा यार क्या फायदा, प्रैक्टिकली लेगा। कारण पहले तो डिबेंचर जो है रिप्यूटेड कंपनी इशू करती है, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है, ज्यादा भी बेच सकते हैं, और दूसरा इंटरेस्ट भी तो मिलता है, कूपन रेट। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, एग्जिस्ट करती है, इट विल एग्जिस्ट, पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी, 100 रुपए का डिबेंचर हमने किसी को 100 रुपए में दिया और बोला 3 साल बाद तुझे 120 रुपए मिलेगा, बंदा मना करेगा क्या? नहीं मना करेगा, लेगा। तो एक तो उसे ज्यादा पैसा भी मिलेगा, उसे इंटरेस्ट भी मिलना है, और अगर वैल्यू बढ़ जाए बेचें तो कहानी अलग है। तो दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, नंबर 2, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। अगली पॉसिबिलिटी देखिए आप, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, और उसका रिडम्पशन, उसकी रिपेमेंट 90 रुपीज में हो रही है। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति, कोई बंदा 100 रुपए की चीज, 100 मतलब आप, आपसे 1 लाख, आपको 1 लाख रुपए का लोन दिया, और आप कहते 3 लाख बाद, 3 साल बाद हम तुम्हें 90,000 देंगे, तो क्या वो मान जाएगा? है ना, दामाद थोड़ी है वो, ससुर थोड़ी है आपके, नहीं मानेगा भाई वो। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन दैट केस, नहीं मानेगा उस चीज को। तो ये केस तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कंपनी कहती है हमें तो फायदा हो रहा है, हम क्यों ना करें, अगर सामने वाला तैयार है तो तैयार है। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चलता ही नहीं चलता। अगर मुझे मालूम है कि आज मैंने 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू किया, 100 रुपए में इशू किया, 3 साल बाद मुझे 90 में उसे वापस करना है, यानी कि 10,000 का, मुझे 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। और एज पर अक्रूवल, आपको प्रॉफिट एंड लॉस जिस दिन रिकॉर्ड हो उसी दिन वो, अच्छा सुनो, ये जो प्रॉफिट होने वाला है, ये प्रॉफिट 3 साल बाद का है या आज का है? 3 साल बाद का नहीं है, ये आज का है, एज पर अक्रूवल प्रिंसिपल। आज आपने आज आपने शेयर इशू, डिबेंचर इशू करें, आज ही आपको पता चल गया कि 3 साल बाद आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो उसे आज ही लिखोगे आप एज पर अक्रूवल। तो एज पर अक्रूवल आपने आज उसे मान लिया, प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन नहीं बोलेंगे उसको, प्रॉफिट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बोलेंगे। ठीक है। और जैसे आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, आपने प्रूडेंस क्या कर दिया, वायलेट। इट सेज एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। तो ना तो इन्वेस्टर इसे करेगा, वो तो करेगा ही नहीं, और ना आप करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी होगी एलिमिनेट, दिस पॉसिबिलिटी इज गॉन, इट विल नॉट एग्जिस्ट। तुमने मुझसे 1 लाख का लोन ले लिया, और 3 साल बाद तुम मुझे 90,000 दे रही हो, तो तुम्हें फायदा कितने का हुआ? वही तो हो रहा है यहाँ पर। मैं बेवकूफ हूँ जो तुमसे पैसा लूंगा, तुम्हें पैसा दूंगा? लोग तो पैसा एप्रिसिएशन के लिए लेते हैं ना, वापस थोड़ी लेंगे, कम थोड़ी लेंगे। तो मैं तो इन्वेस्टर बन के नहीं दूंगा। और तुम कंपनी हो, तुम्हें 3 साल बाद प्रॉफिट होना, तुम्हें आज ही लिखना पड़ेगा उसको। तो वो क्या हो जाएगा, एंटिसिपेट प्रॉफिट हो गया ना। लेकिन वो प्रूडेंस तो उल्टा कहता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। उस हिसाब से ये क्या चीज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। आगे चलते हैं। 100 रुपए का डिबेंचर को 120 में क्यों खरीदेगा बताइए? कंपनी ब्लू चिप होगी ना, उसके डिबेंचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब 100 का डिबेंचर जो 120 में खरीद रहा है, रिडम्पशन में चाहे 100 रुपए मिले चाहे 120 मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो प्राइस बढ़ेगी, बेच देगा उसको। गॉट इट? तो वो नहीं खरीदेगा उसको, मतलब वो, ये जो पॉसिबिलिटी है ये वाली, ये आप उसको ले लेंगे। दिस पॉसिबिलिटी इज व्हाट, दिस इज नोन एज थर्ड, थर्ड केस आपका बनता है ये केस भी चलेगा, दिस केस विल आल्सो बी होल्ड ट्रू। ठीक, ये केस चलेगा, दौड़ेगा, अच्छा खासा दौड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसलिए उसके आपके अरे किसी कंपनी के 10 रुपए का शेयर जो है, आप किसी का 150 रुपए में, 400 550 रुपए क्यों खरीदते हो? नहीं है। LIC का शेयर जो था, 10 रुपए का शेयर था, 260 रुपीज में बिका था। ठीक है, मारुति के शेयर जब आए थे, बोलो, कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी को फायदा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। कंपनी का फायदा नुकसान आप कंपेयर करिएगा फेस वैल्यू से। 100 रुपए की चीज कंपनी ने 120 में दी, कंपनी को फायदा हो गया। उस फायदे को आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बोलते हो, और उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री होती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। कुछ गलत नहीं कर रहे, कोई प्रूडेंस प्रूडेंस वायलेट नहीं हो रहा, आप उसको इनकम मान रहे हो, कैपिटल गेन मान रहे हो आप उसको, तो कर सकते हो आप। लेकिन हम 3 साल बाद के गेन को आज लिखेंगे, वो नहीं हो सकता। या तो लगे सीधा सीधा पैसा आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है 120, जिसमें से डिवेंचर के नाम पे 100, प्रीमियम के नाम पे 20, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, उसको रिडम्पशन कम पे करते हो, तो कंपनी को 3 साल बाद तो रिडम्पशन का बेनिफिट मिलेगा ना, और एज पर एक्रूवल तो उसे आज ही लिखना पड़ेगा, वो वायलेशन हो जाता है ना। अच्छा, कंपनी ने 100 का डिवेंचर 120 में दिया, लेकिन रिडम्पशन कितने में किया, 100 रुपए में तो किया। तो फेस वैल्यू 100 और रिडम्पशन वैल्यू 100, कहाँ डिफरेंस है? कंपैरिजन फेस वैल्यू का इशू प्राइस से करेंगे, कंपैरिजन फेस वैल्यू का रिडम्पशन वैल्यू से करेंगे। कभी भी इशू प्राइस का रिडम्पशन वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करते।
ठीक है, हाँ बोलो। बोला तो मैंने तुमसे, किसी कंपनी के डिबेंचर अगर महंगे बिक रहे हैं, इसका मतलब कुछ है उनमें बात, मार्केट में उसकी वैल्यू और बढ़ सकती है। अभी आपने 120 में वो डिबेंचर खरीदा, हो सकता है जब आप उसे बेचने जाए आपको 200 रुपए में मिल जाए वो। हाँ, बिल्कुल। बेटा सुनो, आपको शायद मालूम नहीं है, इक्विटी मार्केट होती है और डेट मार्केट भी होती है। और याद करना, कभी गूगल पे सर्च करना, यूएस में जो 2008 में रिसेशन आया था, वो सब प्राइम क्राइसिस था। लोगों ने क्या कर दिया, डिबेंचर्स को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल के बेच दिया था जगह जगह जाके, और ये ट्रेंड में होता है, बिकता है ये। किसी कंपनी की सिक्योरिटीज बिकती हैं, सिक्योरिटी का मतलब शेयर और डिबेंचर्स दोनों होता है। ठीक है। किसी को मालूम है डेट फंड क्या होते हैं? डेट फंड यही तो होते हैं, इन्हीं को कहते हैं डेट फंड्स। और ये तो बहुत पॉपुलर ट्रेंड है भाई। अगर हल्का सा भी तुम्हें स्टॉक मार्केट की जानकारी हो, इक्विटी फंड और डेट फंड होते हैं। म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां कहाँ लगाती हैं पैसा? इक्विटी फंड में लगाती हैं, डेट फंड में लगाती हैं। ये वही तो है। क्लियर? तो आपके लोन भी बिक जाते हैं मार्केट में। और यूएस का जो रिसेशन आया था, सब प्राइम क्राइसिस, ये उसी पे था। लोन एक बार बिका, दो बार बिका, तीन बार बिका, चार बार बिका, बिकता चला गया। और जिस बंदे ने ओरिजिनली यूएस में लोन ले रखा था, उसने डिफॉल्ट कर दिया। अब बता पूरी, हाँ, हाँ, जिस बंदे ने लोन उठाया, बैंकों ने क्या करा कि यूएस में जो बैंक हैं वो बड़े लिबरल हैं, आपको हर चीज के लिए बहुत। हिंदुस्तान में तो बैंक क्या करता है, ठोक बजा के पैसा देता है। और इसीलिए उस इंडियन बैंक की इसी हालत की वजह से, इसी इसी आदत की वजह से, वो तो विजय माल्या जैसे लोग हो जाते हैं, अलग कहानी है। लेकिन इसी बैंकों की इसी आदत की वजह से इंडिया सब प्राइम क्राइसिस में नहीं फंसा था। आपको यहाँ अगर एक फ्लैट लेना है 1 करोड़ रुपए का, तो कभी भी हिंदुस्तानी बैंक आपको 1 करोड़ का लोन नहीं देगा, वो आपको 75 लाख और 80 लाख का लोन देगा। कि मार्केट वैल्यू 20% घट भी गई, और ऊपर से दुनिया भर के कोलेटरल लिखवाएगा, दुनिया भर के कागज फॉर्मेलिटी करेगा। और स्टेट बैंक से अखड़ बैंक तो क्या करते, लोन देते हुए जब भाग नहीं दे रहा तुझे मैं। सबसे मुश्किल काम है स्टेट बैंक से लोन लेना। ठीक है। इवन प्राइवेट बैंक भी, दे डोंट ऑफर यू 100%। कार खरीदनी चाहिए आप, 100% फाइनेंस नहीं करेंगे आपको, आपके पास कुछ होना चाहिए। यूएस में क्या है, 100% फाइनेंस, 100% फाइनेंस। तो होता क्या था यूएस में, प्रॉपर्टी में लोगों ने इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी खरीदी जब, तो उसके बाद क्या हुआ, उसको चुकाना भी तो होता है। हम जब यूएस विजिट करा, तो यूएस में टीचर जो था उसने बोला कि भाई यूएस में हर व्यक्ति जो है उसके ऊपर कम से कम 1.5 से 2 लाख डॉलर का कर्जा है। और कर्जा पता है किसका है? क्रेडिट कार्ड्स का। 2 लाख डॉलर, इट्स ह्यूज। एक मतलब 1 लाख डॉलर कितना होगा, 80 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, मतलब हर व्यक्ति के ऊपर। किसके ऊपर है 1 करोड़ 60 लाख का कर्जा? यहाँ नहीं है। नींद नहीं आती लोगों को अगर 1 करोड़ से ऊपर का कर्जा हो जाए तो। और सुनो, हिंदुस्तान में लोन ना पे करना इज अ सोशल शेम, यूएस में नहीं है। यू आर अ डिफॉल्टर, सो व्हाट, यू आर नॉट पेइंग, आई विल नॉट पे, विल सू यू। तो वो सब प्राइम क्राइसिस क्या हुआ, कि लोगों ने यूएस के जो थे, स्पेसिफिकली यूएस से शुरुआत हुई थी, और यूएस के फंड तो डेट फंड, इक्विटी फंड हर जगह बिकते हैं। तो यूएस वालों ने क्या करा, जो प्रॉपर्टी थी वो करी, प्रॉपर्टी के जो लोन्स थे उन लोन को डेट फंड में कन्वर्ट किया गया, उसको क्या करा, बेचा गया, बेचा गया, बेचा गया। और उसका एक बेस होता है कि जो ओरिजिनल बोरोवर है, अगर वो पैसा वापस करता जाएगा, तो वो, बैंकों ने बोला हमारे डेट्स हैं ये, अपने डेट बेच दिए उन्होंने, दूसरी पार्टी ने खरीद लिया ऊंची कीमत पे। और जो ओरिजिनल बंदा है, अगर उसने फेल कर दिया, फिर क्या होगा बताओ, कहां से देगा बैंक रिटर्न? लोगों ने। और फेड रिजर्व उस समय क्या था, एक जिद्दी जिद्दी दद्दू की उसने भूमिका निभाई थी। और उस फेड रिजर्व ने क्या करा कि जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह थे वो बढ़ाए नहीं। मतलब एक पूरा प्रेजेंटेशन था, करीब करीब 1.5 घंटे का, जब मैंने दिया था, करीब करीब 172 स्लाइड्स का दिया था। एंड देयर वर अराउंड 20 स्कूल्स के टीचर्स आए थे तब, उस समय मैंने प्रेजेंटेशन दिया था 2008 में, 2000 नहीं 2009 में दिया था। एक एक चीज एक्सप्लेन करी थी कि क्या क्या रीजन थे, देयर आर सेवरल फैक्टर्स। तो डेट फंड ने क्या करा, बर्बाद किया। और उसके बाद क्या, वो चेन कोलैप्स होती चली गई। और लेमन ब्रदर्स और पता नहीं कौन कौन से बैंक जो थे वो डूबे थे तब उसमें। क्योंकि बैंकों ने तो काम शुरुआत करी थी। एंड यूएस वर वेरी इनोवेटिव, डेट फंड को बेचो मार्केट में, बड़ा नोवल, बड़ा इनोवेटिव आइडिया था। लेकिन ये भूल गए कि अगर अंग्रेज ने पैसा नहीं चुकाया तो क्या होगा, पूरी चेन कोलैप्स हो गई थी। डेट बिकता है भाई मार्केट में, इसीलिए 100 रुपए का डिवेंचर 120 में जा सकता है, 150 200 में जा सकता है। जितनी बार बिकेगा उतनी बार अप्रिशिएट होकर बिकेगा। इट इज पॉसिबल, पीपल परचेज इट, आज भी खरीदते हैं। लेकिन इंडियन मार्केट इज अ कॉशियस मार्केट। तो हमारे जो पुराने सिद्धांत हैं, जो कि मारवाड़ी लोगों ने, बनिया लोगों ने लगा रखे हैं,
उससे हमारी इकोनॉमी बची रहती है। ठीक है, दे आर वेरी कॉशियस इन्वेस्टर। वो कहते हैं एक एक पाई का हिसाब रखने वाले लोग होते हैं। ठीक है, उस कम्युनिटी ने लिटरली हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचा के रखा हुआ है। उनके प्रिंसिपल्स, उनके बिजनेस करने के तौर तरीकों ने हमारे देश को बचा के रखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 100 का डिबेंचर 120 में हुआ भाई, और उसके बाद रिडम्पशन में बंदा कहता हम तो 130 देंगे, कहेंगे बिल्कुल बढ़िया ब्रो, मजा आ गया। तो क्या हो गया, ये केस चल गया। फोर्थ केस बोलते हैं इसको, फोर्थ केस चला गया केस। सिटी सो मत बेटा तुम। अच्छा, माहौल ही ऐसा बना दिया बोलो। आह, दोस्तों के बीच में चलता है ऐसा। ठीक है, देखिए अब ये बताइए, कौन ऐसा पागल व्यक्ति होगा 100 रुपए का डिबेंचर 120 मिलेगा और 3 साल वाला बोलेगा तुझे 90 रुपीज मिलेंगे? कोई नहीं होगा। दिस केस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर एक्सेप्टेबल हो भी तो ये प्रूडेंस को वायलेट करता है ना। 3 साल बाद 10 रुपए का प्रॉफिट आज ही लिखना है। सो दिस केस इज नॉट एग्जिस्टिंग। 100 का डिबेंचर 90 में इश्यू हो गया, सस्ता है, इन्वेस्टर लेंगे, और रिडम्पशन में 100 रुपए मिल रहे हैं, बढ़िया डील है, तो ये केस चलेगा। दिस इज केस नंबर 5। 100 का डिबेंचर 90 में खरीदा और 120 मिल रहा, भाई डबल फायदा, सस्ता मिल रहा है और पेमेंट के जगह पे आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। दिस केस इज आल्सो एक्सेप्टेबल, केस नंबर 6। और ये तो हमेशा के लिए खत्म है। इसका रीजन, कुछ बोलेंगे सर 100 का 90 में 90 के 90 तो मिल रहे हैं। हमने हमने बोला आपसे फेस वैल्यू से कंपेयर करो ना, तब तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए केस नहीं चलेगा। नहीं, इसलिए डिस्काउंट वाला हर जगह से एलिमिनेट हो गया। ठीक है जी, एलिमिनेट हो गया। तो अब आप देखिए ये पॉसिबिलिटीज आपके पास निकल कर आई हैं, इन पॉसिबिलिटी के सारे हम चलेंगे। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी कौन सी है? नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी ये है, ये वाली ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में नंबर 1। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट में आ गया नंबर 2, इंपॉर्टेंट में नंबर 2 ये वाला है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट में नंबर 3 ये वाला है, ये वाला। ये तीनों पॉसिबल, इन्हीं में लोगों को गड़बड़ होती ज्यादा, बाकी तो सब आसान आसान केसेस हैं। क्लियर है जी? इज इट ओके विद एवरीवन नाउ? चलो आगे चलते हैं हम। चले, अब हम एक एक केस लेना शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस। पहला केस हमारे पास क्या है? केस 1, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। केस 1, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ये पहला केस, पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास है। जैसे एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। अगर सिर्फ इतना लिखते हम तो हमारा ऑर्डिनरी केस था, एट पार। ठीक है, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 3 years। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, इशूड एट पार है और रिडीमेबल भी क्या है, ये पार है। और रिडीमेबल एट पार कब है? 3 साल बाद है, 3 साल बाद रिडीमेबल एट पार है ये। ठीक है, ये केस हमें लेके चलना है। फटाफट से नोट करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करना है, अब उधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करें, नोट कर लो फटाफट से, देन विल स्टार्ट। जल्दी से नोट कर लीजिए। कभी कभी ऐसा लग रहा है, एक बड़ा ही आसान, एक बहुत सिंपल सी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। कैसे, देखिए जरा, यहाँ देखिए, ये 100 रुपए का डिबेंचर, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको 100 रुपया, इसको बोलते हैं इशू प्राइस। और राइट हैंड साइड पे एरो जो है, इसको बोलते हैं रिडम्पशन वैल्यू, 100 रुपए का। ऐसे सर्कल करते हैं। मैंने पिछली बार आपको पॉसिबिलिटीज बताई थी कुछ, शायद नहीं बताई थी। नोट करिएगा जरा उन पॉसिबिलिटीज को। कैसे, देखना जरा।
हम कंपैरिजन हमेशा फेस वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं। इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ठीक है, इफ इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो क्या कहलाता है वो? एट पार। गॉट इट? इफ इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाता है? प्रीमियम। प्रीमियम। गॉट इट? अगर इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू है तो क्या कहलाता है? डिस्काउंट। और ये हमने लिखा क्या? इशूड एट, ये इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। गॉट इट? ये वाला रिलेशनशिप हटा देते हैं इस रिलेशनशिप को। इफ, ध्यान से सुनना, रिडम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू तो ये क्या कहलाता है? क्या? रिडम्पशन एट, ये रिडम्पशन एट पार कहलाता है। इफ रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो क्या कहलाता है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कहलाता है। प्रीमियम रिडम्पशन कहलाता है ये वाला, ध्यान रखेंगे इसको। और अगर इफ रिडम्पशन वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू तो ये कहलाता है डिस्काउंट, ठीक है, ऑन रिडम्पशन। लेकिन ये केस कभी होता ही नहीं है, इस केस को हम लिखते ही नहीं है, वी डोंट राइट इट। अच्छा ठीक है, इस केस को हम लोग लिखते ही नहीं है। चले तो इसको ध्यान रखेंगे हम। किससे कंपैरिजन करेंगे? फेस वैल्यू का इशू प्राइस के साथ, और फेस वैल्यू का रिडम्पशन वैल्यू के साथ। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, आराम से होता है। नंबर 1, बैंक डेबिट एवरीबॉडी इज ओके, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000 इनटू, हमेशा इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपया, विच इज 10 लाख। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। एप्लीकेशन मनी बैंक डेबिट टू क्या करते हैं? इशू प्राइस से। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लाख से। हाँ लिख दीजिए, तुम लोग आदत डालो लिखने की, ज्यादा अच्छा है। टू 10%, नहीं 10, 9%, 12% भी होगा, करूंगा अभी मैं। डिबेंचर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2, सॉरी 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख से, थोड़ा स्पेस देके टू 10% डिबेंचर अकाउंट। जब भी 10% डिबेंचर अकाउंट लिखा हुआ आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, जो कि कितनी है? 100 है यहाँ पर, और 10 लाख से, ये हिसाब बना। हाँ जैसे शेयर कैपिटल होता था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। और अब क्या देखिए आप, अब पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? नो। फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू का डिफरेंस है? नो। क्वेश्चन खत्म, आंसर इज डन। क्या लिखेंगे? 10,000 10% डिबेंचर्स वर अलॉटेड, हो गए अलॉट। हाँ ये वही लिए, बोलिए। हमेशा पता चलेगा, इस तरह के क्वेश्चन में पता चलेगा, उसका क्वेश्चन में पता चलेगा। अगर 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 आपके पास क्वेश्चन में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल अलग अलग है, तब ऐसा नहीं होगा, तब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोला है कि एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, फर्स्ट कॉल अलग है, फाइनल कॉल अलग है, तब ऐसा नहीं होगा। हाँ ये लमसम का केस हो गया, दिस इज लमसम का केस, दिस इज केस ऑफ लमसम। लमसम का केस बन गया ये, क्लियर है? जरा कंबाइन करो दोनों को तो क्या एंट्री आती है, क्या रिजल्ट आता है कंबाइन करो तो? नहीं कुछ नहीं करना, बैंक को 10% डिबेंचर खत्म। और हमें एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट ना होते हुए क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि बिना अलॉटमेंट के डिबेंचर इशू नहीं हो सकते हैं। है ये एप्लीकेशन मनी, लेकिन लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है जी। अब जरा समझिए कि अगर इन डिबेंचर्स का 3 साल बाद रिडम्पशन होता तो कैसे होता? आप बोलेंगे रिडम्पशन तो सिलेबस में है नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं है सिलेबस में।
लेकिन CUET जिंदाबाद, वहां रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। क्या ये तो सब सिलेबस में है, ये तो CBSE के सिलेबस में है। लेकिन जो अब करवाने वाला हूं मैं 2 एंट्रियां, वो सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है। और वो जो 2 एंट्री रिडम्पशन की कराऊंगा, उससे रिडम्पशन चैप्टर का 25% पोर्शन पूरा हो जाता है। तो सीख लीजिए, लेकिन एग्जाम में आप, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं करेंगे जो एंट्री मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। अब जरा देखिए, रिडम्पशन अगर होता, रिडम्पशन रिडम्पशन अगर इनका होता तो कैसे होता, आफ्टर 3 इयर्स। और मैं लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, तक कहीं पता चले कि एग्जाम में लिख के आ गए, क्या है ये, नॉट इन CBSE सिलेबस, नॉट इन CBSE सिलेबस, नहीं है ये CBSE के सिलेबस में जो अब एंट्री कराने जा रहा हूं। तो पहली एंट्री होती है 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। बताइए, हमेशा नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू से, चाहे क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो। कितने रुपए का, 10 लाख का। टू टू कौन, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितने से, 10 लाख से। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सीधा डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं। अबे अब हमें थोड़े दोगे डिवेंचर किसी को, पैसा तो डिवेंचर होल्डर को दोगे। और नरेशन क्या लिखते हैं, 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ऐसा करके चलता है। 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, दिस इज योर एंट्री। नंबर 2, अब लिखेंगे आप डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, 10 लाख और 10 लाख से। और लिखेंगे क्या, 10% डिवेंचर्स या डिवेंचर होल्डर्स आर किक्ड, नहीं पेड ऑफ, किक्ड ऑफ नहीं बोलेंगे, पेड ऑफ बोलेंगे इसको, दे आर पेड ऑफ। कंबाइन करो, रिजल्ट क्या आता है, बैंक। कुछ लोग इशू के टाइम पे भी क्या करते हैं, इन दोनों एंट्री को एक शॉर्टकट एंट्री मार देते हैं, बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। नहीं करेंगे ऐसा, दोनों का अलग अलग मार्क्स होता है। आप उसे ड्यू करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको, हाँ ऐसा करेंगे, ठीक है। ये अगला केस करते हैं, नेक्स्ट केस आइए, नेक्स्ट केस क्या कर रहे हैं हम लोग, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट व्हाट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये हम केस लेके चल रहे हैं, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। केस नंबर 2, एक्स लिमिटेड इशूड रिडीमेबल एट पार की जगह बोल दिया एट 20% प्रीमियम आफ्टर 3 इयर्स। और सुनो, ये मैंने 10% डिवेंचर की जगह 8% डिवेंचर लिख दिया आपकी बार। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। X Limited issued 10,000 8% debentures of 100 each at par, redeemable at 20% premium after 3 years. क्या बोले, क्या, हाँ नोट करो ना तुम, नोट भी करते रहे। तब तक क्या होता है, कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो डिवेंचर कहाँ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर, खत्म। और बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाता है, बस ऐसा होता है, ठीक है। आप देखिए, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू हुआ, रिडम्पशन कितने में हुआ बताइए, 120 में। रिडम्पशन किसमें हुआ, 120 में हुआ। पहली एंट्री, बैंक डेबिट 10,000 into 100 which is 10 lakh. 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10 लाख से। क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिनिश। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10 लाख। थोड़ा स्पेस देखिए, ध्यान से देखना, 2 10%, अच्छा 8%, थैंक यू, 8% डिवेंचर अकाउंट, यू विल राइट 10,000 इंटू हमेशा फेस वैल्यू 10 लाख से। हिसाब बराबर है। पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है, नो है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फेस वैल्यू और इशू प्राइस में रिडम्पशन वैल्यू डिफरेंस है, ये ज्यादा है। देखो क्या लिखा था, रिडम्पशन वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो क्या बोलेंगे अब उसको,
प्रीमियम। बच्चे इस चैप्टर में ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कब आएगा और प्रीमियम कब आएगा। भाई मोटा मोटा अगर इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू ज्यादा है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ठीक है, वो देखो वहां लिखा हुआ है। और ये जो चीज आपको हमेशा हेल्प करेगी। पहला सवाल, दूसरा सवाल, इस पे काम करना है आप लोगों ने। तो देखिए, तो अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज ए लायबिलिटी। क्यों है लायबिलिटी? 3 साल बाद हमें किसी को 20% ज्यादा देना है, तो आज लायबिलिटी होगी ना एज पर एक्रूवल। हमने बोल दिया क्या यहाँ पर, ट्रू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने की लायबिलिटी? 10,000 इंटू 20, कितने की लायबिलिटी? 2 लाख की लायबिलिटी। 2 लाख की 8% तो इंटरेस्ट होता है ना उसका, इससे थोड़े लेने देना कुछ भी। अब मुझे बताइए, आपको आज पता चल गया 3 साल बाद आपको किसी को 2 लाख रुपए देना है, तो आज आपके लिए लॉस नहीं हुआ? वो लॉस हुआ। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख का। अगर अगर प्रीमियम और रिडम्पशन 4 लाख है तो लॉस ऑन इश्यू 4 लाख। प्रीमियम और रिडम्पशन 10 लाख है तो लॉस ऑन इश्यू कितने का? 10 लाख का। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज अ कैपिटल लॉस, सॉरी लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8%, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 8% डिवेंचर इज अ लॉस टू यू, दिस इज अ लॉस टू यू। क्लियर है जी ये लॉस? और सुनो, ये लॉस को राइट ऑफ करने के मैंने आपको तरीके बताए थे। पहला तरीका सिक्योरिटीज प्रीमियम से, दूसरा फिर कैपिटल रिजर्व, और तीसरा अगर क्या हो जाए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ऐसा करके चलता है। ठीक है, ध्यान रहेगा इसका। तो ये जनरल रिजर्व से। और सुनो, इसका रूल सुनिए, इसका रूल सुनिए। जिस जिस फाइनेंशियल ईयर में डिवेंचर इशू हुए उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये लॉस राइट ऑफ भी करना होता है। अभी करेंगे ना, अभी क्वेश्चन पूरा थोड़ी हुआ, अभी नहीं पूरा हुआ। इसमें आपकी एक एडिशनल एंट्री बनेगी, ये हमने लिख दिया क्या, 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। ठीक है, और ईयर एंड पर, इस ईयर एंड पर क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम वगैरह है आपके पास? नहीं है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, कितने से? 2 लाख से, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर, कितने से? 2 लाख से। और नरेशन क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसा करा, राइट ऑफ कर दिया लॉस को। ये एंट्री आपको एसेंशियली लिखनी चाहे बोली ना बोली जाए, लिखनी है। बेटा आपके पास प्रीमियम तो है ही नहीं ना, आप बोलेंगे मेरे पास तो प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो लायबिलिटी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है ना। कहाँ है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहाँ है? खुद थोड़ी बनाते हैं, वाह यार। अरे नहीं भाई, इट मस्ट बी, फोर फीचर शेयर का होता है, पिछली बार समझाया था आपको, डिवेंचर का फोर फीचर नहीं होता। अरे मेरे बेटा, तू रिलेटिव चीजों की बात करना, इस क्वेश्चन में कहाँ है कैपिटल रिजर्व? अकाउंटिंग ऐसे किसमें, कहाँ, क्या मतलब? तब तो क्रिएट कर रहे थे ना, क्योंकि आपके पास शेयर फॉरफिचर बचा हुआ था एक्स्ट्रा। ये तो राइट ऑफ करने की एंट्री, क्रिएट करने की एंट्री थोड़ा ही है ये। ठीक है, अच्छा, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप क्या करिएगा, इसका अगर रिडम्पशन करते हैं तो कैसे होगा? देखिए, इसका रिडम्पशन करेंगे तो कैसे होगा? रिडम्पशन रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन होता तो कैसे होता, आइए देखते हैं और आपको समझ में आएगा। पहली एंट्री, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हमेशा 10,000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख। तुमने तेरा वादा क्या किया था कि सुनो डिवेंचर होल्डर, 3 साल बाद हम तुम्हें कितना वापस करेंगे, कितना वापस करेंगे, कितना वापस करेंगे? 20 रुपए एक्स्ट्रा वापस करेंगे। और ये लायबिलिटी क्रिएट करी थी, तो क्या आज टाइम आ गया उस लायबिलिटी को खत्म करने का? यस।
तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 20 से यू विल राइट 2 लाख, और क्या लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 12 लाख से। आपने वादा पूरा किया अपना, क्या बोलेंगे 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, और नंबर 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वादा तेरा वादा पूरा कर दिया, कितने का 12 लाख देने का। और नरेशन क्या लिखेंगे 10 पर डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, फिनिश, पे ऑफ कर दिया। अब अगर आप एनालाइज करें, देखो हाँ, इंटरव्यू को एनालाइज करना सीखिए, हमेशा आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हैं, सीए करते हैं, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कैसे देखो इन दोनों इंटरव्यू को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट निकला था, बैंक डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन। डिस्काउंट में लॉस भी था, लॉस तो राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया। साल के आखिर में आते आते क्या हुआ, बैंक डेबिट हुआ, साल के आखिर में क्या हुआ, बैंक डेबिट हुआ था, लॉस डेबिट हुआ था, परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम और रिडम्पशन, ठीक है। लेकिन साल के आखिर में आते आते लॉस तो खत्म हो गया, तो आपकी नेट एंट्री क्या बची, बैंक डेबिट, परसेंटेज डिवेंचर और प्रीमियम रिडम्पशन। रिडम्पशन की एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आया, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट जो कि क्रेडिट बचा हुआ था, प्रीमियम रिडम्पशन जो क्रेडिट बचा हुआ था, और टू बैंक, खत्म हिसाब। आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हो ना, आप कौन कर रहे हैं, मैनुअली करो। हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया आप, है ना, डिजिटल इंडिया है, सब कुछ होता है? मैंने क्या बताया आपको, मोस्ट आइडियलिस्टिक चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, तभी तो आप अच्छे और बुरे का फर्क महसूस करोगे। जो लॉ पढ़ते हैं ना, लॉ मोस्ट आइडियलिस्टिक होता है, रियल लॉ का प्रैक्टिस उससे बहुत दूर होती है, बहुत अलग होती है। अकाउंटिंग जो पढ़ते हैं ये मोस्ट आइडियलिस्टिक अकाउंटिंग है, इसका रियल प्रैक्टिकल यूज बहुत अलग होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर एकेडमिक पढ़ाई करता है तो उसकी मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है उसकी मार्केट में वैल्यू होती है। अगर कोई व्यक्ति बीकॉम ऑनर्स एमकॉम करेगा तो उसकी मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जितना बंदा बीबीए एमबीए करके जाएगा किसी बढ़िया इंस्टीट्यूट से, क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वालों के नंबर होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू क्यों हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो 3 साल लिटरली क्लर्क का काम करते हैं किसी सीए के अंडर और पूरी चीजें सीखते हैं। किसी और कोर्स में इतनी रिगरस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट एंड इट इज व्हाट प्रेस्टिजियस आल्सो। ठीक है जी, ये हो गया, आपने रिडम्पशन सीखा। कौन सा कैटेगरी सीखा आप लोगों ने, बताइए विच कैटेगरी इज दिस। हाँ, क्या दिक्कत हुई बताओ जी। हाँ, क्लियर, चीजें समझ में आई दोनों, अच्छा, कैन वी प्रोसीड फर्दर नाउ। अगला कैटेगरी बताइए कौन सी होगी, व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी। हाँ, नोट कर लीजिए हेडिंग, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, वो कैटेगरी लेके चलते हैं। इशूड एट प्रीमियम, केस नंबर 3 है, और रिडीमेबल एट पार। एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹200 ईच एट 20% प्रीमियम, कॉमा रिडीमेबल एट पार। ये क्वेश्चन है, रिडीमेबल एट क्या है, पार है। मतलब आपने क्या कर दिया, 20% प्रीमियम पे इशू किया और रिडीमेबल क्या कर दिया, रिडीमेबल एट पार किया। ये है रिडीमेबल एट पार, इस तरह से करा इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, इसे हटा देते हैं यहां से और नए सिरे से क्वेश्चन लिखते हैं। ये जो हमने रिडीमेबल एट प्रीमियम किया था ना, ये थर्ड कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें से, आउट ऑफ 6 ये तीसरा इंटेंसिटी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज और सीखिए, अगर समझिए, सुन लीजिए। अगर कोई हमसे बोले कि इशूड एट क्या था, पार था, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, उसमें जो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये कहाँ शो होता है? प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शो होता है, और डिबेंचर से लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर शो होता है। अगर डिबेंचर शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है तो प्रीमियम और रिडम्पशन कहाँ जाएगा? अदर करंट लायबिलिटी के अंदर जाता है। क्लियर है? अच्छा, डिबेंचर आज नहीं अगले साल रिडीम होने वाले हैं, लॉन्ग टर्म वाले, तो आज हम उन्हें कहाँ शो करेंगे? डिबेंचर और उसका प्रीमियम दोनों अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन में वो पेज नंबर 10.53 है, जो भी पेज था पढ़ के बताया था आपको, इतना ध्यान रखेंगे। तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा कि बैलेंस शीट बनती तो कैसे दिखता। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम इस केस को लेके चलते हैं। कितने का फेस वैल्यू? 200 रुपया। इशू कितने में हो गया? 240 में। रिडम्पशन कितने में बताइए? ना 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 ना, कब तो क्वेश्चन में 500 भी आएगा, 495 भी आएगा, 1000 भी आएगा। तुम्हारे हिसाब से थोड़ी आएंगे आसान चीजें। ओह, तुम कहती ईश्वर मैं अपनी किस्मत लिख चुकी हूँ, काइंडली चेंज इन माय जन्मपत्री एवरीथिंग। नहीं पॉसिबल है। ठीक है, करें इसको। आइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, बैंक डेबिट 20,000 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? इशू प्राइस 240, इशू प्राइस से, इशू प्राइस से 48 लाख रुपीस टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 48 लाख से। डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड नंबर 2, 10%, ध्यान से देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 48 लाख, थोड़ा स्पेस देके, टू 10% डिवेंचर अकाउंट विच इज 20,000 इंटू 200 ऑलवेज, फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू, ये हमेशा इशू प्राइस, तो 40 लाख। चलो भाई, पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कितने का डिफरेंस है? ज्यादा है या कम है? इशू प्राइस ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कम होता तो डिस्काउंट कहलाता। तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और मैंने बताया था सेक्शन 51 सब सेक्शन 1 कहता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से रिजर्व कंसिडर करो, और बैलेंस शीट कहती है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखो। तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख रहा हूँ। हाँ, कोई नंबर कुछ ऐसा नहीं होगा। कितने कर दिया हम लोगों ने? 20,000 इंटू कितना कर दिया? 40, 8 लाख। तो क्या हो गया? 20,000, 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड, फिनिश। चलो यहां चलते हैं, इसका रिडम्पशन करते तो कैसा होता? मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू। आपको समझने में आसानी हो रही है ना, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं ना प्रीमियम का क्या रोल है। वरना क्या होता है, रटने वाले हैं, वरना लोग एंट्री रटते हैं भाई इसकी, लिटरली लोग रटते हैं एंट्री। आप नहीं रट रहे एंट्री की। हाँ, तो ये देखिए, पहली एंट्री 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट? 20,000 इंटू 200 रुपए से, 40 लाख रुपए से। बस टू डिवेंचर होल्डर हो, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं करना। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 40 लाख से, 10% डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। नंबर 2, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 40 लाख से, और टू कर दिया बैंक 40 लाख से, और क्या लिख दिया? डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ, फिनिश, रिडम्पशन खत्म। एंड इट वाज नॉट वेरी दैट मच इंपॉर्टेंट एंट्री, ये ठीक है, मतलब आसान आसान सी थी, तो हो गया इसका काम यहाँ पर। डन, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा, लगे लगे रहो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बंद करो हल्का सा। ठीक है,
नो। चलें आगे। अब देखें आगे, अगला केस देखते हैं क्या है। व्हाट इज नेक्स्ट केस नाउ? हाँ, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट, केस नंबर कौन सा बनेगा ये? 4। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये हमने कर दिया कितने का आपकी बार? 500 रुपए का ईच, 20% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम आफ्टर 3 years। रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम कर दिया हमने, रिडीमेबल एट 30% प्रीमियम, 30% प्रीमियम। ऑनलाइन में पता चल रहा है सबको? बोलिए, इज इट ओके विद एवरीवन? यस सर। यस सर। क्यों नहीं है लक्ष्य, क्यों नहीं आया आज, क्या रीजन था? तो मुझे फीवर है। ओह सॉरी डियर, टेक केयर। तुम तो यार पहलवान आदमी, तुम्हें फीवर कैसे हो गया? सर हो गया 1 हफ्ते से, इसलिए मैं इस हफ्ते आया ही नहीं था। अरे बाप रे, ठीक है। 500 रुपए का फेस वैल्यू का कितने में इशू हुआ भाई? 600 रुपए में इशू प्राइस। रिडम्पशन कितने में हो रहा है? 650 रिडम्पशन वैल्यू। ये कहानी है, और ये सेकंड कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड कैटेगरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो करते हैं इसको सॉल्व। करें शुरू? बोलिए, ये हटा दूं यहां से, इस वाले को हटा दें, सबने नोट कर लिया को इसको? विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। पहली एंट्री बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। यू विल राइट 20,000 इंटू कितने से, ये इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, वैल्यू ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, चल लेकिन कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 20,000 इंटू 600, इशू प्राइस, इशू प्राइस, ऑलवेज इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 1,20,00,000 रुपल्ली। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 1,20,00,000। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 1,20,00,000 रुपल्ली। इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, पहला सवाल जिंदगी का ऐसे चलेगा, 10% डिवेंचर अकाउंट, 20,000 इंटू 500 रुपल्ली फेस वैल्यू। यस, 1 करोड़ में कैसे खेल रहे हैं ना, 1 करोड़ में मजे मजे से। मैं बाप के घर में पिताजी का पैसा रखा हुआ है, बनाओ 1 करोड़ 2 करोड़। बट आई कैन अंडरस्टैंड, फॉर यू गाइस इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट फॉर मी इट इज नॉट। फॉर करोड़पति की संतानें हो तुम, और यहाँ तुम्हें पढ़ाने वाला रोडपति है। ना ना, यहाँ बंदा रोडपति है, तुम हो करोड़पति। ठीक है, और सिर्फ पति है और सामने करोड़पति, तभी मजे मजे में 1 करोड़। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, लेट्स कम हियर, लेट्स कम हियर। आइए देखते हैं आप। पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में डिफरेंस। यस, बिंदास, कितने का? 100 रुपया। इसे क्या नाम देंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। लोगों के अंदर से आ जाती है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अरे वो एक्सप्रेशन लिखा है गुरु, वो देख सामने, इशू प्राइस इज बड़ा देन फेस वैल्यू ना। अरे पहले सवाल का तो जवाब दे दे भाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 100 रुपल्ली, 20,00,000। ऐसे ही खड़े खड़े धुआं उड़ा दिया 20,00,000 का, ऐसे। दूसरा सवाल जिंदगी का, इज देयर एनी डिफरेंस? यस, 150 रुपया ज्यादा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना? 20,000 इंटू 150, कितना हो गया? 30,00,000 रुपल्ली।
और जैसे 30 लाख आया, इट विल अट्रैक्ट अ लॉस, इट विल अट्रैक्ट अ लॉस बिकॉज इट्स ए लायबिलिटी। और वो लॉस को क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर। भैया लॉस ऑन इशू बोलेगा इसे, कितना? ये इतने का ये था। अब तुम्हें मैं बताता हूँ एक मजेदार चीज। 30 लाख रुपए का, किसी ने कैश फ्लो पढ़ा था मेरे साथ? कैश फ्लो पढ़ा था तुम में से किसी ने? अबे 12th में? नहीं। सुनो, कैश फ्लो में एक बहुत ही टिपिकल एडजस्टमेंट आती है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक ट्रीटमेंट आती है, बहुत सारे टीचर्स को भी क्लियर नहीं होती है। उसमें पता क्या होता है? उसमें कंडीशन होती है कि अगर प्रीमियम ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, ये प्रीमियम ऑलरेडी प्रोवाइडेड था, तो जो अगर लिखा रहता है कि डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, प्रेफरेंस आर रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, तो जो प्रीमियम जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज होता है। मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको कोरिलेट, उसका जन्म यहां से हो रहा है। अच्छा, अगर मैंने मान, ये तो मैंने क्या करा कि जब मैंने इशू के टाइम में डिसाइड कर लेते ना कि हमें प्रीमियम देना है, तो आप देख रहे हैं फिर इसका लॉस भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से माइनस हो चुका था। किस साल? जिस साल इसका जन्म हुआ था। रिडम्पशन के साल में तो नहीं जाएगा ना प्रॉफिट लॉस से, ये नहीं जाएगा। मान लो ऑर्डिनरी डिबेंचर थे और रिडम्पशन के टाइम पे हमने डिसाइड करा कि चलो 20% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो वो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो 20%, वो तो उस साल के प्रॉफिट से निकलेगा ना फिर। तो ऐसे में क्या होगा, ये ऑपरेटिंग में जाके ऊपर ऐड भी होगा, और क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे करो तो फाइनेंसिंग से माइनस भी होगा। थोड़ा कोरिलेट कर पाओगे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन में बहुत बहुत अंधकार रहता है बच्चों के मन में। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को समझ रहे हैं, ये प्रीमियम ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर है, और इस प्रीमियम से होने वाला लॉस अभी थोड़ी देर में मैं क्या कर दूंगा, राइट ऑफ भी कर दूंगा। तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस को तो इसने रिडम्पशन के ईयर में इफेक्ट ही नहीं करा, वो तो इसी साल के प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट कर रहा है ना। ये इस साल के कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा। तो जब 3 साल बाद मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ, उस साल कैश फ्लो बन रहा है, तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा उसका। वो तो सिर्फ एक जगह पे असर पड़ रहा है कि रिडम्पशन पे हमें 10-20 हजार लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, फाइनेंसिंग आउटफ्लो कहलाता है। लेकिन अगर वो बोले कि रिडम्पशन के साल हमने डिसाइड करा कि प्रीमियम देना है, तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो भी होगा और प्रॉफिट को भी कम करेगा। तो ऐसे में दो जगह इंपैक्ट जाएगा इसका, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोल के एड बैक भी करेंगे और फाइनेंसिंग से माइनस भी करेंगे। तो अगर आपके, और ये कैसे पता चलता है कि प्रोवाइडेड फॉर था या नहीं था? अगर प्रीमियम और रिडम्पशन बैलेंस शीट में दिख रहा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर, तो प्रोवाइडेड है, तो बहुत क्लियर क्लू है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस से माइनस हो चुका है इस साल में, रिडम्पशन के साल में कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट दिख ही नहीं रहा बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब रिडम्पशन क्या हो रहा है, इसी साल हो रहा है, इसी साल के प्रॉफिट से माइनस होगा, तो ट्रीटमेंट दो जगह जाएगा। तो लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते हैं, ना इशू शेयर पढ़ रखा होता है लोगों ने, ना रिडम्पशन पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। और अब आप, जब मैं करवाऊंगा ना आपको, ऐसे पानी की तरह समझ में आएगा, मतलब इट विल बी सो स्मूथ टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि हमें पता है कि जन्म कहाँ से हुआ उस प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम यहाँ अराइज हो रही है, ये प्रॉब्लम हमें कैश फ्लो में तंग करती है, बट बिकॉज यू आर वेरी क्लियर है एट दिस स्टेज, तो कैश फ्लो में आपको परेशानी नहीं होगी समझने में। तो वही है कि शुरुआती लोग थर्ड बुक से करते हैं, ठीक है। फोन, हाँ। तो देखिए यहाँ पर इधर नीचे क्या लिखेंगे, 20,000, 10% डिवेंचर इज, डिवेंचर्स अलॉटेड। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अब, ईयर एंड पर रिजम्पशन ही भाई, ईयर एंड पे ये भी तो खत्म करना है। क्या लिखेंगे, एंट्री स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर, और ऐसा करते आप कर देंगे एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ, टू, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम चच्चा अवेलेबल है। नहीं फर्क है ना। अगर आप इसको एंट्री में कर रहे हो तो प्रीमियम बोल के कर रहे हो, बैलेंस शीट में ले आ रहे हो तो रिजर्व बोल के कर रहे हो। अरे भाई, तुम्हें 30 लाख रुपए का लॉस राइट ऑफ करना है, और प्रीमियम चच्चा कितने के अवेलेबल है? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पप्पा से कितना लोगे? हाँ, ये गलती करते हैं लोग,
समझ, इसीलिए मैंने डिफरेंस ले लिया था। हाँ, याद आ रहा है? तूने पूछा डिफरेंस क्यों लेके चल रहे हो? आई वांट टू शो यू दिस ट्रीटमेंट। हाँ, अगर मैं पूरा का पूरा 20% में प्रीमियम करता तो फिर क्या होता? फिर हमें चचा से ही काम चल जाता, पापा के पास जाने की जरूरत ना पड़ती, सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू लॉस हो जाता। अब क्या है? अब ऐसा करेंगे, देखो। तो एंट्री नंबर, ईयर एंड पे एंट्री नंबर क्या हो जाएगी? 3 बोल दिया अगर हमने इसको, तो क्या बोलेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। वो तो यहीं का प्रीमियम है, कितने का? 20 लाख का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से? 10 लाख से। टू लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर कितने का? 30 लाख का। और क्या बोल दिया? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। फिनिश। अब आइए इसका रिडम्पशन करते तो कैसा करते हैं? रिडम्पशन जो कि सिलेबस में नहीं है, पर CUET मैया की जाए, उस वजह से हम इसे कर रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। ये क्लियर है चीजें? ठीक है। सो ये केस है ना, काफी हैपनिंग केस है, लेकिन ये अभी भी सेकंड इंपॉर्टेंट केस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस आएगा अभी। तो पहली एंट्री क्या करते हैं हम लोग? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट करते, 20,000 इंटू 500 रुपये यानी कि फेस वैल्यू से करते हैं, तो कितना हो जाता? 1 करोड़। 1 करोड़। और वादा, तेरा वादा कितना देने का? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर डेबिट कितना? 20,000 इंटू कितने से? 150 से, 30 लाख रुपया। टू डिबेंचर होल्डर कितने से? कितने से? 1 करोड़ 30 लाख से। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अभी क्या बोलेंगे? 10% डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन। और नंबर 2, वादा, तेरा वादा पूरा कर दिया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, कितने से? 1 करोड़ 30 लाख से। तो क्या कर दिया? ये मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये पूरा हो जाता है। अब बोलो ना हमें नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? रीजन पता है क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं लोग नौकरी मिलने के बाद, आगे की पढ़ाई करते नहीं, सोचते नहीं कि कुछ और भी हमें देखना है, और जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ा था उसी से काम चलाते हैं। तो आज इतना ही। जो अब ये करें, इनको एक बार ध्यान से देखेंगे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो वी आर वाइंडिंग अप क्लास टुडे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।